प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी सहपाठी साथियों के लिए अज्ञे का अध्ययन करने जा रहा हूँ। चलिए समय लेते हुए अज्ञे का अध्ययन और अनुशीलन स्टार्ट करते हैं। इकाई 28 है अज्ञे। इसके पहले हम लोगों ने 19 वीडियो बना चुके हैं। यह हम लोगों का 20वां वीडियो है अज्ञे। इस इकाई की रूपरेखा देख लीजिए। सर्वप्रथम उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, कवि का परिचय जानेंगे, जीवन परिचय, रचनाकार और व्यक्तित्व, रचनाएं देखेंगे, काव्य संवेदना देखेंगे, काव्य यात्रा का विकास देखेंगे और आस्था और अनुभूति का संस्कारी प्रभाव, काव्य संवेदना की गहराई, नव्य रहस्यवाद, प्रयोग, प्रगति और परंपरा, आधुनिकता और समसामयिकता, मानव मूल्यों के संदर्भ में नए व्यक्तित्व की खोज, प्रकृति की लय का उल्लास, जीवन दर्शन, अभिव्यंजना शिल्प का सौंदर्य, काव्य भाषा की सृजनात्मकता, बिंब विधान, प्रतीक विधान, उपमान योजना, ठीक, छंद एवं लय, काव्य वाचन और संदर्भ सहित कुछ पदों की व्याख्या किया जाएगा। फिर अंत में अज्ञे के मूल्यांकन करते हुए विचार, संदर्भ और शब्दावली देखते हुए कुछ उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए प्रस्तावना देखते हैं। सर्वप्रथम उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अज्ञे की सृजन, संघर्ष की मनोभूमि तथा युग परिवेश से परिचित हो सकेंगे। जीवन परिचय, रचनाकार, व्यक्तित्व तथा रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। काव्य यात्रा के तनावों, द्वंद्वों, उतार चढ़ावों की आंतरिक मानसिकता का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। कवि की मूल संवेदना, परंपरा, प्रगति, प्रयोग, सांस्कृतिक बोध, सौंदर्य बोध की अवधारणा, मानव प्रकृति से प्राप्त राग, संस्कार तथा काव्य प्रवृत्तियों से साक्षात्कार कर सकेंगे। काव्य रूप, काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, उपमान, लय, छंद आदि के शिल्पगत प्रयोगों को गहराई से समझ सकेंगे। आगे की काव्य अनुभूति की बनावट तथा नई कविता, अन्य कवियों की काव्य अनुभूति की बनावट से पार्थक्य के कारणों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, कवि अज्ञे का समग्रता में विचार, विश्लेषण, आस्वाद और मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रस्तावना छायावरोत्तर काव्य की सृजनात्मक संभावनाओं को उजागर करने की दृष्टि से अज्ञे एक ऐसा दुर्निवार ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिनसे नवीन काव्य आंदोलन तथा प्रवृत्तियों का पूरे आत्मविश्वास से परिवर्तन किया। ठीक, जिसने नवीन काव्य आंदोलनों तथा प्रवृत्तियों का पूरे आत्मविश्वास से परिवर्तन किया। उन्होंने छायावाद के भाववेग प्रधान काव्य मुहावरों को छोड़ते हुए रोमांटिक भावबोध से विद्रोह किया है। फलतः अज्ञे का काव्य सृजन पूरे संघर्ष के साथ गैर रोमांटिक कविता की संभावनाओं को स्पष्टता से प्रकाश में लाता है। भारतेंदु और निराला के बाद काव्य प्रयोगों के क्षेत्र में वे सर्वाधिक सक्रिय रहे हैं। अज्ञे ने निराला की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भावना के साथ विचार को कलात्मक सृजनात्मकता के स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनके सृजन की प्रयोगधर्मी पृष्ठभूमि में परंपरा की लीकों, रूढ़ियों और प्राचीन जीर्ण मनोवृत्तियों के प्रति खुली ललकार है। प्रयोग के स्तर पर वे नई राहों के अन्वेषी हैं और नई काव्य संवेदनाओं के प्रवक्ता, भाष्यकार और चिंतक, सिद्धांतकार। उन्होंने पूरी निष्ठा से प्रयोगवाद, नई कविता के आंदोलन की ही नहीं चलाया है, बल्कि इस नई कविता को समझने समझाने का नया काव्य शास्त्र भी निर्मित किया है। देश विदेश की कविता को छानकर हिंदी की नई कविता परंपरा के सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक संवेदना से ऐसी कविता का सृजन किया जो
टी एस एलियट एवं उनके साथियों का काव्य अनुवाद नहीं है, बल्कि उनमें भारतीय परिवेश की गहरी पुकार है। अपनी अनेक क्रांतिकारी स्थापनाओं के कारण वे सर्वाधिक चर्चित पर अधिकाधिक विवादों के केंद्र में रहे हैं। शायद ही किसी नए कवि को इतने प्रहार झेले हों जितने अज्ञे को झेलने पड़े हैं। कवि का परिचय देखिए। अज्ञे का परिचय। जीवन परिचय। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। श्री हीरानंद वात्स्यायन उनके पिता का नाम है। इस रचनाकार को जेल यात्राओं के दौरान गुप्त नाम से लिखने के लिए अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार का दिया हुआ है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जीवन भर वे अज्ञे नाम से ही सृजन कार्य में प्रवृत्त रहे। पिता पुरातत्व विभाग में खुदाई शिविरों के अधिकारी थे। अज्ञे का जन्म कसया देवरिया जिले के एक खुदाई शिविर में 7 मार्च 1911 को हुआ। कसया कुशीनगर का संबंध गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थान से जोड़ा जाता है। अज्ञे ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो न ली, पर बुद्ध ने अज्ञे को भीतर से प्रभावित किया। वे जीवन भर एक जगह टिक कर न रहें, यावर बने रहें और आत्मन्वेषण, जिज्ञासा तथा आत्मदान के प्रति खुले मन से झुके रहें। माँ से अधिक पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव ग्रहण किया। बचपन से ही अंतर्मुखी और सच बोलने के कारण उनका घरेलू नाम सच्चा भी रहा। उन्हें घर पर पुराने ढंग से शिक्षा दीक्षा दी गई। उन्होंने स्वयं कहा है, एक तो मेरी शिक्षा दीक्षा भी पुराने ढंग से आरंभ हुई थी, जिसमें पटिया और लेखनी का काम भी होता था, लेकिन पुस्तकों का विशेष प्रयोग नहीं होता था। पुस्तक का काम स्मृति ही देती थी। यूं घर में पुस्तकें बहुत थी, लेकिन उन किशोर वर्षों में मेरा काम श्रुति परंपराओं से ही चल जाता था। पिताजी जब घर पर होते थे तो अक्सर संस्कृत श्लोकों का स्वर पाठ करते थे और उनकी अनुपस्थिति में बड़ी बहन प्रायः हिंदी के काव्य ग्रंथों या तो सस्वर पाठ करती या भाइयों को बिठाकर सुनाया करती। स्मृति लेखा पृष्ठ संख्या 24 पर यह उपर्युक्त कथन है। अज्ञे ने गायत्री मंत्र अष्टाध्यायी कालिदास के सृजन के साथ साथ अंग्रेजी के मौखिक शिक्षा ली और अक्षर ज्ञान से पहले ही मैं 200-250 अंग्रेजी शब्द सीख कर वह भाषा वैसे बोलने लगा था जिसे फर्र अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी में ही कुछ हल्की कविताएं और तुकबंदियां रट ली थी। बचपन में टेनिसन पढ़ा और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव में आए। आगे एकांत प्रिय, प्रकृति प्रेमी और जिज्ञासु रहे। हिंदी उन्होंने काफ़ी बाद में सीखी और इस क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त को अपना काव्य गुरु घोषित तौर पर मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त को ये अपना काव्य गुरु मानते हैं। गुप्त जी के साथ श्रीधर पाठक, हरिऔध मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं को मनोयोग पूर्वक पढ़ा, तुकों लयों का अभ्यास किया। रविंद्रनाथ और जयशंकर प्रसाद, सरोजिनी नायडू और निराला में लंबे समय तक मन को रमाए रहे। आगे का बचपन श्रीनगर, नालंदा, पटना, लाहौर, लखनऊ, बड़ौदा, मद्रास, उटकमंड आदि कई स्थानों पर बीता। उनकी शिक्षा एक स्थान पर न हुई। श्रीनगर, जम्मू में अंग्रेजी शिक्षा तथा नालंदा, पटना में राखल दास के संपर्क में आकर बंगला पढ़ी। सन 1925 में हाई स्कूल पंजाब से, इंटर साइंस 1927 में मद्रास से, बीएससी 1929 में फोरम कॉलेज लाहौर से उत्तीर्ण की। एमए अंग्रेजी में दाखिला लिया ही था कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आ जाने के कारण पढ़ाई न चल सकी, पर आगे प्राचीन नवीन भारतीय साहित्य तथा पश्चिमी साहित्य को डटकर पढ़ते रहे।
अनेक बार यूरोप की यात्राएं की। फ्रांस के कैथोलिक पादरी पियरे दानियेलू के सहयोग से मसीही साधना की गहराई में प्रवेश किया। इसी बीच उन्होंने पहली पत्नी को छोड़कर कपिला वात्स्यायन से विवाह किया। मतलब एक पत्नी छोड़ दिलन, पहली पत्नी को छोड़कर कपिला वात्स्यायन से विवाह किया। कपिला जी के व्यक्तित्व ने अज्ञेय जी को ललित कलाओं का गहरा संस्कार दिया। वे एक संस्कारी रचनाकार के रूप में उभरे और उनमें विश्व दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। रचनाकार व्यक्तित्व आगे का रचनाकार व्यक्तित्व छायादोत्तर काल में आधुनिक भावबोध के प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वे नए काव्य आंदोलनों प्रवृत्तियों के सूत्रधार, कवि, मौलिक निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, हिंदी में नवीन आलोचना शास्त्र के निर्माता, तुलनात्मक साहित्य के प्रतिष्ठापक, काव्य संकलनों, पत्र पत्रिकाओं के यशस्वी संपादक और सांस्कृतिक मनीषी एक साथ रहे हैं। नए सृजन की लगभग सभी नवीन विधाओं पर उनके विचारों के रंग और रूप की अमिट छाप है। वे बुद्ध और जैन दर्शन, वैष्णव चिंतन परंपरा, मानवेंद्र राय के रेडिकल ह्यूमैनिज्म परंपरा विरोधी क्रांतिकारी के रूप में चर्चित रहे हैं। नवीन हिंदी साहित्य में छायावाद और प्रगतिवाद से अलग हटकर नए सृजन को दिशा दृष्टि देने के प्रयास के लिए उनका नाम सदैव स्मरण किया जाएगा। अपने रचनाकार व्यक्तित्व की शक्ति से उन्होंने हिंदी काव्य की नवीन कविता को पुनः संभव बनाया। आगे साम्यवादी विचारधारा से सहमत नहीं रहे, उन्होंने भारतीय चिंतन के लोकतंत्रवादी मूल्यों का समर्थन किया। कहना ना होगा कि आगे उन विरल रचनाकारों में से हैं जिनका व्यक्तित्व कला सौंदर्य के नवीन निर्माता और नई राहों के अन्वेषी दोनों ही प्रतिमानों पर खरा उतरता है। वे एक ओर चिंतनशील अंतर्दृष्टि के रचनाकार हैं तो दूसरी ओर दृष्टि संपन्न आलोचक। तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक 1969 की योजना। प्रतीक पत्रिका का संपादन तथा दिनमान साप्ताहिक पत्रिका का संपादन, प्रकाशन, प्रसारण, गोष्ठी आयोजन आदि सभी कोणों से आगे की दृष्टि और नए बोध के विकास की दिशा का ऐतिहासिक महत्व है। साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यज्ञ के प्रखर और चिंतनशील, प्रयोगशील और संस्कारी विद्रोही व्यक्तित्व के ने नवीन सृजनात्मकता को आच्छादित ही नहीं किया बल्कि उसके विकसित होने में पूरा योगदान दिया है। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मानव मुक्ति के लिए सक्रिय हिस्सेदारी की। सन 1927 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथ सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। वे हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सदस्य बने। अंग्रेजी साम्राज्यवाद को खदेड़ने के लिए उन्होंने लाहौर से दिल्ली तक बम ढोए। बम बनाने वाली फैक्ट्री के आगे वैज्ञानिक सलाहकार रहे और 1930 में गिरफ्तार हुए। कई वर्षों तक जेल की यातना भरी जिंदगी व्यतीत की। चिंता शेखर एक जीवनी कोठी की बात जैसी कृतियों की रचना जेल में ही की। दुख सभी को मांझता है। यह आत्मज्ञान का दर्शन उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया। जेल से छूटकर किसान आंदोलन में काम किया। देश विदेश की खाक छानी तथा सैनिक विशाल भारत जैसे पत्रों के संपादन विभागों में नौकरी की। भारत के कला तीर्थों की बार यात्राएं की। ठीक, 1955 में पश्चिमी यूरोप की यात्रा की तथा कवियों, चित्रकारों, दार्शनिकों के
व्यक्तित्व संपर्क में आए। जापान, फिलीपीन की यात्रा पर निकले, फ्रांस गए तथा दार्शनिक पियरे से मठ में दीक्षा ली। 1961 में कैलिफोर्निया में भारतीय साहित्य संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए। अमेरिका घूमे, ऑस्ट्रेलिया के सेमिनार में भाग लिया। कुछ समय जोधपुर विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग के निदेशक रहे। फिर आकाशवाणी में रहे, दिनमान नवभारत टाइम्स के संपादक रहे और सब छोड़कर साहित्य सेवा में समर्पित हो गए। छायावादी भाव, विवेक और आसक्ति उनके व्यक्तित्व का गुण कभी नहीं रहा, न जीवन में न रचना में। ठीक, रचनाएं देखिए आगे की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे की रचनाओं का छायावाद से ही आरंभ हो जाता है। उनकी प्रकाशित रचनाओं का क्रम कुछ इस प्रकार है, देखिए। काव्य संकलन भग्नदूत 1933 में आता है, चिंता 1942 में आता है, इत्यल्म 1946 में आता है, हरी घास पर छड़बत 1949 में आता है, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में आता है, आंगन के पार द्वार 1961 में आता है, सुनहले सवाल 1965 में आता है, पिजन डेज एंड अदर पोएम्स पिजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946 में। अंग्रेज कितनी नाम है कितनी बार 1966 में आता है, मैं क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1968 में। सागर मुद्रा 1969 में आता है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में। ऐसा कहीं कोई घर आपने देखा है आदि। आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन 2 खंडों में सदानीरा नाम से प्रकाशित है। संपादित ग्रंथ तार सप्तक प्रथम 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में, चौथा तार सप्तक 1969 में। पुष्करणी भाग 2 रूपांबरा 1960 में। आज का भारतीय साहित्य नए एकांकी 1952 में। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ संयुक्त रूप से 1949 में। हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां 1952 में। अनुदित ग्रंथ जो है अनुदित श्रीकांत शरद चंद्र अंग्रेजी में है 1944 में। द रेग्नेशन जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद है 1946 में। नीलांबर अंग्रेजी में ही है। ठीक। भ्रमण वृत्तांत अरे यावर रहेगा याद 1973 में आता है। एक बूंद सहसा उछली 1961 में आता है। जनक जानकी संपादित है इनका। ठीक। कहानियाँ इनकी जो प्रमुख है, कहानी संग्रह बीपथगा 1937 में आता है। परंपरा 1944 में। कोठरी की बात 1945 में। सरलार्थी 1948 में। जय दोल 1951 में। ए तेरे प्रतिरूप 1961 में। उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1941 में, भाग 2 1944 में। नदी के धूप 1952 में आता है। आप अपने अजनबी 1961 में। 12 खंबा संपादित है। निबंध जो इनके महत्वपूर्ण संग्रह निबंध संग्रह है वो त्रिशंकु है, आत्मेन पद है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सबरंग और कुछ राग। भवंती अंतरा लिखी कागद कोरे जोग लिखी आलवाल आद्यतन समंत सर कहाँ है द्वारका आत्मपरक सर्जना और संदर्भ आदि। ठीक। अब हम लोग काव्य संवेदना आगे के देखेंगे। काव्य संवेदना देखिए। काव्य संवेदना आगे की सृजनात्मक काव्य यात्रा का विकास। आगे की सृजनात्मक प्रतिभा का उन्मेष भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को लेकर होता है। उनके काव्य में मानव मुक्ति तथा आत्मदान की आकांक्षा का स्वर सर्वत्र सुनाई देता है। उनके ऊपर भारतेंदु, मैथिली गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ठीक, हरिऔध प्रसाद और निराला के काव्य का प्रभाव गहरा असर में है। ठीक, यह प्रभाव का गहरा असर है उनकी रचना व्यक्तित्व पर। खड़ी बोली के देसी संस्कारों की शक्ति को ग्रहण करने और पचाने में उनके काव्य गुरु मैथिली शरण गुप्त रहे हैं। प्रसाद के सांस्कृतिक
बोध की संपन्नता, निराला की ओजस्वी गतिशील संवेदना, काव्य प्रयोग शक्ति के प्रति उनमें गहरा आकर्षण है। अपनी बौद्धिक जागरूकता तथा विवेक संयत दृष्टि के कारण वे छायावादी भावावेग को कभी भी स्वीकार नहीं कर सके। उन पर पश्चिम का असर है, विशेषकर टी.एस. एलियट तथा डी.एच. लॉरेंस का। पर पश्चिमी विचार के प्रति उनका व्यवहार उनका अपना है। वे साधारण से ज़्यादा सहज में विश्वास करते हैं। भग्नदूत 1933 में किशोर मन पर पड़े आघात की अभिव्यक्ति है। उन्हें विश्वास है यह वीणा टूट भी गई तो उनके प्राण छनक उठेंगे। यहाँ घनीभूत इच्छाओं के अंगारे दहक रहे हैं, पर अभिव्यक्ति पर छायावाद का हल्का सा रंग है। चिंता में विश्वप्रिया और एकायतन को खंडों में नर नारी के बीच आकर्षण संघर्ष का द्वंद्व है। चिंता पर डी.एच. लॉरेंस के विचारों की धमक है, जिसमें प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की गई है, किंतु छायावादी प्रणय संस्कार भी यहाँ चुप चुप झिलमिला रहे हैं। ठीक, तार सप्तक 1943 आगे की कवि कीर्ति का ऐतिहासिक प्रतीक है। इस संपादन को आधुनिक भावबोध का नया दस्तावेज माना जाता है और प्रयोगवाद का आधार स्तंभ। इस संपादन में प्रकाशित उनकी कविताएं इत्याल्म में मौजूद है। आगे कविता को ही कवि का चरम का वक्तव्य मानते हैं और काव्य विशेष काव्य संवेदना, कवि की दायित्व, प्रयोग परंपरा जैसी समस्याओं को यहाँ नए ढंग से उठाते हैं। योजना विश्वासी आगे का स्वर है। संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। तार सप्तक में राही नहीं राहों के अन्वेषी 7 कवि हैं, जो नई काव्य प्रवृत्तियों का भरपूर संकेत देते हैं। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इन कवियों की राय अलग अलग है, किंतु अन्वेषी का दृष्टिकोण इन सभी को एक अंतःसूत्र में बांधता है। इत्याल्म में भग्नदूत की चुनिंदा कविताओं के अतिरिक्त 4 भागों में बंदी स्वप्न, हरि हीय रा हीय हारिल, वेदना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा शीर्षक से फुटकर कविताएं हैं। प्रथम बार ही हारिल में कवि ने नव्य रहस्यवाद का परिचय मिलता है कवि का। ठीक, प्रेम और मौन जो उनकी परवर्ती कविताओं में विस्तार पाते हैं, उनके बीज भी यहाँ मौजूद है। यवन कुंठाओं की पुकार है, पर मिट्टी से प्रेम की ललक बढ़ी है। हरी घास पर सड़भर की कविताएं नए काव्य का परिवर्तन और भाव विस्तार करती हैं। कलगी बाजरे की तथा नदी के द्वीप जैसी चर्चित कविताएं इसी संग्रह में है। हरी घास मुक्ति का प्रतीक है और प्रकृति के साथ मानव के हरे भरे जीवंत रिश्ते का रंग। बावरा अहेरी का अर्थ है सूर्य। कवि अपने कालिमा धोने की प्रार्थना करता है। यह कवि की संत भावभूमि है और अदम्य उत्साह का विस्फोट। यहाँ यवन कुंठाओं का स्थान आत्मान्वेषण ने ले लिया है। प्रेमानुभूति, प्रकृति दर्शन तथा व्यंग कला का ताजा सौंदर्य इस संग्रह की कविताओं की विशेषता है। आज तुम शब्द न दो, देहवल्ली, वहाँ रात, बावरा अहेरी जैसी बहुचर्ती कविताएं यहाँ मौजूद हैं। यद्यपि द्वीप, अकेला, कांगड़े की छोरियाँ जैसे लोकगीत नई शैली और नई भावभूमि की आंतरिक लय का लोक उल्लास है। इंद्र रौदे हुए की कविताओं में इतिहास चेतना की ध्वनि है। कवि अखंड आस्था की मशाल जलाकर सामाजिक अनुभूति में नया सृजनात्मक अर्थ जोड़ता है। और वो करुणा प्रभामय की कविताएं 4 खंडों में विभाजित है। रोप इत्रीय, रूप के की, एक चीड़ का खाका और द्वारहीन द्वार। रोप इत्री खंड में आत्म अनुभव के काव्य द्वीप हैं। नए कवि का आत्म स्वीकार है, जो हर भाव सत्य को नए संदर्भ से जोड़ देता है। कवि अपने को खुले तौर पर आधुनिक घोषित कर देता है।
यूं मैं कहूँ, यूं मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। यूं मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। यहाँ कवि ठाठ फकीरी को अच्छा मानता है, ठाठ फकीरी को अच्छा मानता है, किंतु उसे सांचे ढला समाज नहीं चाहिए। देश की विडंबना के चित्र, देश तो हरा भरा है पर खलिहान खाली है, जैसी कविताएं हैं। रूप के की खंड प्रकृति सौंदर्य का प्राकृत रूप है। एक चीड़ का खाका में जापानी कविताओं के अनुवाद हैं। द्वारहीन द्वार खंड में रहस्यवाद की गूंज है। अब कवि में सागर, मछली और आत्मनिवेशन का विस्तार हो गया है। आंगन के पार द्वार में भाव परिष्कार से प्राप्त सौंदर्य अनुभूति की कविताएं हैं। इस संग्रह पर 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में आगे की आंगन के पार द्वार रचना पर 1964 में प्राप्त हुआ था। बना दे चितेरे, बना दे चितेरे, मेरे भीतर दाता जागा, जैसे कविताओं में आत्मदान और आत्मोचन उन्मोचन के भाव हैं। चक्रांत शिला खंड की कविताओं में बौद्ध साधना का तत्व दर्शन है। इन कविताओं में शून्य और मौन एकाकार है, पर रहस्य योगी काक चोंच जाग गया है। इस काव्य की सबसे प्रसिद्ध रचना असाध्य वीणा है, जो स्वयं कवि की सृजन प्रक्रिया और सर्जन कर्म का साधना का प्रतीक है। मूल कथा भारतीय बौद्ध कथा मिश्रित जापानी कथा है। सच बात यह है कि नई कविता की असाध्य वीणा आगे जैसे साधक के हाथों ही बजी। इस कविता को मसीही दर्शन की उतरन कहना भूल है, क्योंकि यह काव्य सृजन की भारतीय समाधि का साकार बिंब है। इसमें मतलब आध्यात्मिकता खोजना दिमागी सनक ही कहलाएगी। कारण सृजन प्रक्रिया की यह वास्तविकता का अनुभव क्षेत्र है। कितनी नाव में कितनी बार की कविताएं कवि में बड़ी हुई अंतर्मुखता को व्यंजित करती है, क्योंकि मैं उनसे जानता हूँ कि कविता में काल मुक्त क्षणों का तत्व दर्शन अधिक है, पर सामाजिक चेतना का विकास परिष्कार क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, जैसी कविताओं में जारी है। देश के सिर पर रखा अलगाववाद, जातिवाद, नस्लवाद, सांप्रदायिकतावाद का कोल्हू कवि को बेचैन किए हैं। सागर मुद्रा कवि संवेदना की प्रवणता का प्रतीक है। अनेक कविताएं काल की अवधारणा को विषय वस्तु बनाकर रची गई हैं। सागर व्यापकता तथा गहराई का प्रतीक है। सागर कवि को घेरता है, बहाता है, मुक्त करता है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कि कविताओं में वन झरने की धार है, खुले में खड़ा पेड़ है, नंदा देवी है। कुमायूनी की प्रकृति सुंदरी यज्ञ के काव्य की प्रेरणा रही है। इसी प्रेरणा के उदात्त भावभूमि महावृक्ष के नीचे काव्य संग्रह की कविताओं में है, जहाँ कवि वृक्षों के से जीवन का राग सुनता है। कला साधना में लोक जीवन, लोक संवेदना और लोक भाषा की लय घुल जाती है। अब आगे एक फकत आदमी है, पांडित्य के भरे भार से मुक्त भारतीय सर्जक। कविता अब सामाजिक परिवर्तन का अस्त्र है, जिसका काम कुछ कहना नहीं कुछ करना है। कवि अपनी मिट्टी की जड़ों से जुड़ता है और महावृक्ष अब बोधि वृक्ष साबित हुआ है। यहाँ काव्य संवेदना को चीरती जिंदगी की ललकार उठ रही है। ऐसा कहीं कोई घर आपने देखा है जिसमें परायापन न हो, सब मानव मुक्त हों। यहाँ समानता की भावभूमि पर अज्ञे का काव्य परिसर पाया जाता है। सारांश यह है कि अज्ञे की काव्य यात्रा में ठहराव नहीं है। कला, भाव, रूप और चिंतन का लगातार विकास परिष्कार हुआ है। कवि ने एक ऐसी विश्व दृष्टि पाली है जो उसे सागर का दर्शन देती है। एक संदेश इस काव्य यात्रा में
कमाया हुआ सत्य गूंज रहा है। देखिए 4 पंक्तियाँ, कुछ पंक्तियाँ देखिए। बड़े चाहे बोध जितना शास्त्र का इतिहास का, रूढ़ि के विनाश विन्यास का या सुक्ति का, कम नहीं ललकार होती जिंदगी की, मोड़ आगे और भी है, मोड़ आगे और भी है। नदी की भाग पर छाया की कविता में जीवन का आलोक है, परंपरा का प्रवाह है। कहना न होगा कि परंपरा की आधुनिकता के लिए अज्ञे की काव्य यात्रा का ऐतिहासिक मूल्य है। काव्य संवेदना की गहराई, काव्य संवेदना की गहराई, काव्य संवेदना की गहराई। आगे की काव्य संवेदना के स्वरूप विवेचन से पहले यह जरूरी है कि थोड़ा सा संवेदना शब्द पर विचार करें। सामान्य रूप से संवेदना शब्द को अंग्रेजी शब्द सेंसिबिलिटी अर्थात ईमानदारी के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है, किंतु संवेदना को मात्र सेंसिबिलिटी का पर्याय नहीं इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इस संवेदना शब्द में अनुभूति की ईमानदारी तथा अनुभव की प्रामाणिकता भी समाहित है। इस प्रकार एक सीमा तक बौद्धिक चेतना भी संवेदना के भीतर आ जाती है। कवि अज्ञे संवेदना के शब्दार्थ को स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संवेदना वह यंत्र है जिसके सहारे जीवन दृष्टि अपने से इतर सब कुछ के साथ संबंध जोड़ती है। वह संबंध एक साथ ही एकता का भी और भिन्नता का भी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य पृष्ठ संख्या 17 पर आगे चर्चा करते हैं। इस कथन का अर्थ है संवेदना में भौतिक और आंतरिक जीवन जगत के अनुभव सक्रिय रहते हैं, जिसमें युग विशेष की मानसिकता और सौंदर्य दृष्टियां निहित रहती हैं। इस प्रक्रिया के कारण मूल राग मतलब क्रोध भय घृणा वही रहने पर भी रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदलती रहती है। आगे द्वारा लिखी गई प्रयोग प्रगतिशील मतलब प्रगतिमूलक नई कविता की मूल संवेदना भूमि को समझने में उनके कथन हमारी सहायता करते हैं। अभिधेयार्थ मुक्त शब्द तो वह कथा का माल है जिससे वह रचना करता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके, वही वह प्रतिपत्ति है जिसके लिए कवि वाग था विवश संपृक्त पार्वती परमेश्वर की वंदना करता है। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है और अभिधेय बन जाता है, तब उस शब्द की रांगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ से रागात्मक संबंध नहीं स्थापित होता। कवि तब उस अर्थ की प्रपत्ति करता है जिससे पुनः राग का संचार हो, पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का अर्थ यही है। क्या है जो कविता को आवृत्त नहीं सृष्टि का गौरव दे सकता है। कवि नए तत्वों को उनके साथ नए रागात्मक संबंध जोड़कर नए सत्यों का रूप दे, उन नए सत्यों को प्रश्य बनाकर उनका साधारणीकरण करे। यही नई रचना है। इस नई कविता को कवि नहीं भूलता। साधारणीकरण का आग्रह भी उसका कम नहीं है, बल्कि यह देखकर कि आज साधारणीकरण अधिक कठिन है, वह अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सजग है और उसकी पूर्ति के लिए अधिक बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। किसी हद तक ठीक है कि जहाँ कवि की संवेदनाएं अधिक झुलसी हुई है, वहाँ ग्राहक या हृदय में भी वहीं परिस्थितियों के कारण वैसा ही परिवर्तन हुआ। दूसरा तब तक भूमिका पृष्ठ संख्या 12 पर से उपयुक्त कथन लिया गया है। जाहिर है कि जटिल होते हुए जीवन जगत के कारण कवि कर्म कठिन और जटिल होता गया।
है। आज की नई कविता में जटिल संवेदनाओं को कवि अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। इसी अर्थ में आगे की कविता नई भाव संपदा, विचार संपदा और मन स्थिति का विस्फोट है या प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए शहर की विषैली स्थिति के प्रति आगे की संवेदना अधिक तीखी होती गई। यह कविता महानगर के नरक पर तीखा व्यंग है। देखिए, कहते हैं, साफ साफ तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। साफ तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। आगे के इस कथन में न छायावादी भाव वेग है न प्रगतिवादी आवेश बहुत ठंडे मिजाज में आधुनिक भावबोध का प्रकाश है। आगे की काव्य संवेदना को जीवन के बृहत अर्थ की तलाश है। आगे की काव्य संवेदना को जीवन के बृहत अर्थ की तलाश है। वह मानवीय संवेदना को सहज संस्कारी कवि दृष्टि से पकड़ते हैं, व्यक्तिवाद के जाल को तोड़कर वे कहते हैं। देखिए, बावरा एहरी की कुछ पंक्तियाँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुब्बा ए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा। ठीक, इसमें लय है। आगे में अनुभूति की अद्वितीयता का अर्थ सामाजिक अनुभूति से विरक्त होना नहीं है। उन्हें कुंठायुक्त सांचे ढाला कृत्रिम जीवन नापसंद है। अच्छे अनुभव की भट्टी में पके हुए दो कण अंतर्दृष्टि को उन्होंने आदर दिया है। इसलिए उनकी काव्य संवेदना में सहज अनुभूति का अंश प्रमुख है। उनके भीतर का दाता आत्मदान और आत्मसमर्पण में ही सुख पाता है। देखिए, आंगन के पार द्वार से कुछ उदाहरण। मेरे भीतर फिर जागा दाता और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो यह हरी भरी धरती, यह वत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैं लिया, सब तुम्हें दिया। आगे का कवि लगातार दाता की मुद्रा में रहता है। नदी या परंपरा प्रवाह के प्रति उनमें श्रद्धा, समर्पण और माता का भाव है। देखिए, ये था उदाहरण। नदी तुम बहती चलो भूखंड से, जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, माजती संस्कार देती चलो, नदी तुम बहती चलो। नदी की द्वीप से। ठीक, यह कहना कि आगे में जन से कटकर रहने वाला पलायनवादी व्यक्तिवादी जीवन दर्शन है, अन्याय है। साथ ही नदी के द्वीप कविता की गलत और भ्रामक व्याख्या है। ध्यान देने की बात यह है कि अज्ञे जन की व्यथा को काव्य संवेदना की मूल दृष्टि में रचते हैं। मैं वहाँ हूँ से देखिए, यह जो मिट्टी गोड़ता है, कोदई खाता है और गेहूं खिलाता है, उसकी मैं साधना हूँ। यह जो मिट्टी फोड़ता है, मड़िया में रहता है और महलों को बनाता है, उसकी मैं आस्था हूँ, उसकी मैं आस्था हूँ। ठीक, खूब सोचने समझने के बाद पुरानी और नई पीढ़ियों में आगे सेतु संवाद कायम करते हैं। उनकी संवेदनाओं की नदी में आत्मविस्तार और आत्म उन्मोचन का भाव है। वे अपने को दूसरों के लिए पूरा उलीच देना चाहते हैं। सागर उन्हें टेरता है और एक अंतःसलीला उनमें
निसर्ग जात प्रवाहमान है। देखिए अंतः सलीला की कुछ पंक्ति। अरे अंतः सलील है रेत, अनगिनत पैरों तले रौंदी हुई, अविराम फिर भी घाव अपने आप भरती। ठीक, इसलिए जन की अर्चना में उनका व्यष्टि अभिमान बाधक नहीं हुआ। कवि अज्ञे को पता है कि संकीर्णता की नाली में कीड़े ही फंस सकते हैं। मुक्त जीवन की सक्रिय अभिव्यंजना का तेजादीप्त प्रवाह ही जीवन की गति है। इसलिए स्वरति अंतर्गुहावासी अहंकारी अकेला जीवन विरोधी कहना कवि अज्ञे के अनुभव सत्य से आंख मूंद लेना है। आस्था और अनुभूति का संस्कारी प्रभाव। आस्था और अनुभूति का संस्कारी प्रभाव। आगे के काव्य पर पश्चिम का प्रभाव है, पर वह पश्चिम की कोरी नकल नहीं है। उनमें भारतीय जीवन का सांस्कृतिक संवेदना और आस्था का स्वर है। एक ऐसी आस्था जिसकी अखंडता को कोई खंडित नहीं कर सकता। यह कहना कि अज्ञे मरण धर्मा निराशावादी अनास्थावादी अस्तित्ववाद के भावबोध की कविता रचते हैं, एकदम गलत बात है। उन पर बौद्ध दर्शन की छाप है और प्रार्थना भी उस भाव संस्कार की है। देखिए वे कहते हैं दुख सबको मांझता है, अर्थात बुद्ध का दुखवाद। दुख सबको मांझता है, स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको उससे मुक्त रखे। ठीक, सभी को कष्टों से मुक्त रखने की सीख देने वाला रचनाकार अस्तित्ववादी कैसे हो सकता है? मतलब अस्तित्ववाद अर्थात निरस्वरवादी। कारण मुझको दिखा गया हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन, नश्वरता के राग से एक बूंद सहसा उछली। इसकी उद्धृत पंक्तियां है। प्रसिद्ध कवि आलोचक विजयदेव नारायण शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस शीर्षक अपने निबंध में आज्ञे का संबंध जयशंकर प्रसाद की काव्य परंपरा से जोड़ा है। यह आकस्मिक नहीं है कि हिंदी की नई कविता के दोनों बड़े कवि अज्ञे और मुक्तिबोध के मन में प्रसाद के प्रति गहरा आकर्षण है। कारण प्रसाद का बौद्धिक सांस्कृतिक चिंतन दोनों की चुनौती भी देता है और प्रेरणा भी। इसलिए प्रसाद परंपरा के प्रवाह में अज्ञे और मुक्तिबोध एक दूसरे के विरोधी न रहकर पूरक बन जाते हैं। जीवन को कांच में से देखने का आग्रह दोनों कवियों में नहीं है। दोनों जीवन यथार्थ से सीधा साक्षात्कार करते हैं। प्रसाद जी तथा अज्ञे जी की अनुभूति में मूल अंतर यह है कि यह क्रिया काफी कठिन है। हल्की अस्तित्ववाद की अनुभूति को वे सहजता से काव्यात्मकता में खपा देते हैं, किंतु अखंड और अद्वंद्व वाले रस सिद्धांत का अज्ञे समर्थन नहीं करते, क्योंकि आज के मानव की चेतना में द्वंद्व, तनाव और घिराव है और यह कविता तनाव की ऊर्जा पर पलकर ही बड़ी है। नव्य रहस्यवाद। अज्ञे में नव्य रहस्यवादी रुझान की प्रवृत्ति शुरू से ही मिलती है। अपने एक लेख चेतना के संस्कार में वे गांधी विचार दर्शन की भांति सोचते मिलते हैं। उन्हें लगता है कि भौतिकता यांत्रिकता के अतिशय विस्तार से मानव की आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास किया है। मानव विकास सोद्देश्य होना चाहिए और यह सोद्देश्य परमपिता ब्रह्म या अनादि चेतना को किसी रूप में माने बिना सिद्ध नहीं होती। विकास उद्देश्य क्यों है? आधुनिक जीवन विज्ञापन के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, किंतु जो उत्तर विज्ञान के पास नहीं है वे आत्मज्ञान में डूबकर विचार करने वाले चिंतक के पास है। आज जब आत्मा में हमारा विश्वास नहीं है, तब आत्मा का अर्थ है अंतस्थ चेतना।
आगे मानते हैं कि पश्चिम के वैज्ञानिक एक सीमा के बाद रहस्यवाद की बात करने लगते हैं। उन्हें थोथी वैज्ञानिकता में से संतोष कहाँ है। पहले अज्ञे जी अरविंद दर्शन की ओर मुड़े थे। सन 1939 के हंस अंक में उनकी एक कविता छपी है। शीर्षक है रहस्यवाद। कविता के आरंभ में कहा है कि मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर नहीं है। यह रहस्यवाद सीमित अणु में विराट की शक्ति समा लेना चाहता है। आगे का भाव सत्य पर आधारित रहस्यवाद, सत्य से साक्षात्कार है, इसलिए वे नव्य रहस्यवाद नामक नाम देना सार्थक इसे नव्य रहस्यवाद नाम देना सार्थक प्रतीत होता है। मूल बात यह है कि अज्ञे का नव्य रहस्यवाद हिंदी के मध्यकालीन सिद्धोनाथों संतों के रहस्यवाद से एकदम अलग है। प्रयोग, प्रगति और परंपरा। अज्ञे काव्य में नए प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। हिंदी की आधुनिक कविता में भारतेंदु श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद और निराला के काव्य प्रयोगों ने प्रगति का एक नया पंथ निर्मित किया है और नवीन काव्य राहों की खोज की। इसी परंपरा को आगे विस्तार एवं गहराई देते हैं। प्रयोगों की इसी आंतरिक निष्ठा के कारण वे प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्ति का प्रवर्तक कवि इनको माना जाता है या इन्हें माना जाता है। प्रयोग कविता में नई दिशा की खोज है। आगे ने कहा है कि पहला, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक, आत्म अभिव्यक्ति चाहने वाले कवि को अधिकार है कि वह उस माध्यम का अपनी आवश्यकता के अनुरूप श्रेष्ठ उपयोग करे। उसी प्रकार आत्म सत्य के अन्वेषी कवि को अन्वेषण के प्रयोग रूपी माध्यम का उपयोग करते समय उस माध्यम की विशेषताओं को परखने का भी अधिकार है। दूसरा कथन है, जो लोग प्रयोग की निंदा करने के लिए परंपरा की दुहाई देते हैं, वे भूल जाते हैं कि परंपरा कम से कम कवि के लिए कोई पोटली बांध कर अलग रखी हुई चीज नहीं है, वे जिसे वह उठाकर सिर पर लाद ले और चल निकले। ठीक, आगे की चौथा जो वक्तव्य है देखिए, प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है, वह साधन है, वह सत्य को जानने का साधन है जिससे कवि प्रेषित करता है। पांचवा कथन आगे की, प्रयोग निरंतर होते हुए हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कोई भी कला या कोई भी रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सका है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष यह है कि नवीन रचनात्मकता के लिए प्रयोगों की अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रगति का अर्थ है मानवीय संवेदना का विकास, परिष्कार और विस्तार। मानव की जड़ी भूत सौंदर्य अभिरुचियों को तोड़कर नवीन सौंदर्य इष्ट दृष्टि विकसित करना और नवीन मूल्यों की महत्व प्रतिष्ठित करना। परंपरा शब्द की नवीन व्याख्या और प्रतिष्ठा आगे ने हर संभव प्रयत्न से की है। उन्होंने टी.एस. एलियट के निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का रूढ़ि और मौलिकता नाम से भावानुवाद करके परंपरा की ओर हिंदी की नई पीढ़ी का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि परंपरा न तो रूढ़ि है, न लीक है, न परिपाटी है, न मात्र स्मृति है। परंपरा कवि को कमानी पड़ती है और इस दृष्टि से परंपरा ही कवि का इतिहास बोध है। इसी में अतीत की वर्तमानता और वर्तमान की अतीतता विद्यमान रहती है। इस दृष्टि से परंपरा काव्य प्राचीन नमक का स्वाद और निरंतरता का पर्याय है। कहना ना होगा कि यह निरंतरता की अनुभूति ही ऐतिहासिक चेतना है और इस चेतना का अनवरत स्पंदनशील विकास ही परंपरा का ज्ञान है। काल की परवाह मानता के इस ज्ञान के बिना
कभी कर्म नहीं चल सकता। इसी दृष्टि से कवि अज्ञेय परंपरा को आत्मसात करते हैं, संग्रह त्याग का ज्ञान अर्जित करते हैं और कहते हैं, मैं वह धून हूँ जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई, खस्लित हुआ है बाण, यद्यपि ध्वनि दिगंत में फूट गई है। यह ध्वनि ही परंपरा की टंकार है। नया कवि आत्मस्वीकार करता है कि किसी का सत्य था, मैंने संदर्भ से जोड़ दिया, कोई मधुकोश काट लाया था, मैंने निचोड़ दिया। यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। ठीक, आगे की यह महत्वपूर्ण पंक्ति है। आधुनिकता और समसामयिकता। आज्ञे जी के काव्य में आधुनिकता का अर्थ है नवीनता और मौलिकता। दृष्टि से मध्ययुगीन श्रद्धावादी संस्कारों से मुक्ति तथा नवीन संवेदना की बौद्धिक आग के प्रति लगाव। वास्तव में नए काव्य में आधुनिकता का अर्थ है आधुनिक संवेदना। प्रश्न उठता है कि क्या संवेदना के साथ नई या पुरानी जैसा कोई भी विशेषण लगाना उचित है? क्या संवेदना अपने आप बदलती है या युग दृष्टि की संवेदना को बदलने के लिए विवश करती है? युग दृष्टि ही संवेदना को बदलने के लिए विवश करती है। फिर आधुनिकता इस दृष्टि से मूल्य नहीं है, प्रक्रिया है। आप चाहें तो उसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कथ्य को नवीन अंतर्दृष्टियों से संपन्न करने वाली और रचनात्मकता को युग की मनोभूमिका से जोड़कर अभिव्यक्ति देने वाली प्रक्रिया ही आधुनिकता है। नारी के प्रति, सामाजिक शोषण के प्रति, विज्ञान और तकनीकी युग के प्रति, बौद्धिक चुनौतियों के प्रति बदलती दृष्टि आधुनिकता है। नारी को प्राचीन संबोधनों से दूर रख कर वे कहते हैं, मैं कहूँगा हरी बिछली घास हो तुम। आधुनिकता की दृष्टि के कारण ही उन्हें कहना पड़ा, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता कर गए हैं इन प्रतीकों से खोज। समसामयिकता का आग्रह तात्कालीनता का आग्रह नहीं है। समसामयिकता का अर्थ है वर्तमान का आग्रह। एक प्रकार समसामयिकता का आग्रह भी आगे में बदलते संदर्भों में नवीन सृजनात्मकता का आग्रह है। ध्यान रखना होगा कि यहाँ समसामयिकता भी अतीत की वर्तमानता से जुड़कर ही रचना में आई है। ठीक, मानव मूल्यों के संदर्भ में नए व्यक्तित्व की खोज। मानव मूल्यों के संदर्भ में नए व्यक्तित्व की खोज। साहित्य की संपूर्ण रचनात्मकता का केंद्र बिंदु है मनुष्य। नई कविता में मानव की रचनात्मकता के परिवेश से उपजा नया इतिहास भूगोल है। आज्ञा का सृजन इस नए मानव को परिभाषित करने का प्रयत्न करता है। प्रश्न उठता है यह नया मनुष्य कौन है? क्या वह आदर्श नायक, महामानव, लघु मानव या साधारण जन है, या फिर अहंग्रस्त यौन विकृतियों का पुंज? मूल्यों के खोखलेपन से बेचैन कोई आत्मनिर्वासित व्यक्ति है। अज्ञेय इसे लघु मानव कहते हैं, जिसका अर्थ है अहंग्रस्त आत्मनिर्वासित व्यक्ति। आधुनिक यांत्रिक समाज ने जिसे अंगूठा कटा एकलव्य बना दिया है। मानव मूल्यों तथा मानव व्यक्तित्व की व्याख्या में अज्ञेय भारतीय दर्शन का सहारा लेते हैं, पर पूरी तरह उसी को सब कुछ नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में श्रमरत कर्मरत मानव के प्रति आस्था है। नर जिसकी अनझीपी आंखों में नारायणों की व्यथा भरी है। नए मानव की विवेक वयस्कता में अज्ञेय की आस्था है। भीड़ में दिख जाता मानव भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं है। वे कहते हैं मैं वहाँ हूँ से मैं कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर रहा हूँ।
रुई धूनता है, गारा सानता है, खटिया बुनता है, मशक से सड़क सींचता है, रिक्शों में अपना प्रतिरूप लादे खींचता है, जो भी जहां से पीसता है, पर हारता नहीं मरता है, हारता नहीं न मरता है, पीड़ित श्रमरत मानव, अविजित दुर्जय मानव, कर्म कर श्रम कर शिल्पी सृष्टा उसकी मैं कथा हूं। ठीक। प्रकृति का लय, प्रकृति की लय का उल्लास, प्रकृति का लय का उल्लास, आज्ञे की प्रकृति दृष्टि स्वतंत्र मानव चेतना का उल्लेख है। स्वतंत्र व्यक्ति की अवधारणा ही वह केंद्र बिंदु है जहां से आज्ञे शक्ति संचय करते हैं। मानव और प्रकृति के गोचर अनुभवों को वे मूल से पकड़ते हैं। विशेषकर प्रकृति के चित्रों में प्रकृति के दुर्लभ चित्र वे आंकते हैं। उनके कवि की आंख से देखी जाकर हर चीज विशिष्ट हो जाती है। सागर, नदी, निर्झर, फूल पत्ते, वन पाखी, बादल, बसंत, फूल पौधे, वृक्ष, पर्वत, गांव आदि सभी के वे चित्र बड़े ही विशिष्ट हैं। महावृक्ष के नीचे 1973 में बैठकर वे प्रकृति का गान सुनते हैं। पर्वतीय प्रकृति के चित्रों की यह काव्य रंगशाला है, काव्य रंगशाला है। आज्ञे प्रकृति से तदाकार हैं और जीवन की दासी लय जीवन की कालिदासी लय आषाढ़ की निशानी कविता में सुनते हैं। आषाढ़ की निशानी कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। घास हरी झूल सानी, मानिक के झुमूर सी, झुमी मधु मालती, झर पड़े जीते पीरे अमलतास, चात की वेदना वीरानी, बादलों का हासिया है आसमान, बीच कूचों की डार की लिखी पांत, काली बिजली की आषाढ़ की निशानी, ओ पिया पानी, ओ पिया पानी। आज्ञे को सागर टेरता है, नदियां दुलारती हैं, बादल माथा सहलाते हैं, वृक्ष दुलराते हैं, कीर्ति तरु की असाध्य वीणा इस प्रियंबद के हाथों ही बजती है। प्रकृति मानव को सभी भीतरी बाहरी बंधनों से खोलती है और मुक्त रहने का संदेश देती है। जीवन दर्शन, जीवन दर्शन, जीवन दर्शन देखिए। आज्ञे के जीवन दर्शन पर भारतीय वेदना और मानववाद का गहरा प्रभाव है। इस चिंतक को बौद्ध दर्शन की करुणा दृष्टि में भी आस्था है, किंतु इनका जीवन दर्शन अनास्थावादी अस्तित्ववादी नहीं है। भारतीय जीवन दृष्टि में उनकी गहन आस्था है। वे मानते हैं कि विद्या वही है जो मुक्त करती है। यही संत दर्शन उनमें रच गया है। उनके विचार से जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है मानवीय स्वतंत्रता। इसी मूल्य के लिए पीढ़ियां युद्ध करती है, प्राण गंवाती है। आज तक मानव लगातार पराधीनता के खिलाफ संग्राम लड़ता चला आ रहा है। आगे में मार्क्सवादी जीवन दर्शन के प्रति आस्था नहीं है। वे उससे सतही भौतिकता और छले चिंतन की दृष्टि का कर नकार देते हैं। आगे का विचार है कि मार्क्सवादी एक ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है और सामूहिकता के नाम पर एक खास ढंग से सोचने को विवश करता है। वह लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाता है। उनकी जीवन दृष्टि में मानव वही है जो स्वाधीन होकर समाज के विषय में सोच सके, वह नहीं जो पार्टी वाद या किसी सांप्रदायिक गठबंधन का झंडा उठाए घूमता फिरे। आगे क्षण और काल पर सोचते हैं पर क्षणवादी नहीं हैं। भारतीय सांस्कृतिक संवेदना की विश्व दृष्टि ही आगे के जीवन दर्शन का पर्याय है। अभिव्यंजना
शिल्प का सौंदर्य। अभिव्यंजना शिल्प का सौंदर्य। अज्ञे को आरंभिक काव्य शिल्प पर छायावादी प्रभाव है। अज्ञे के मतलब आरंभिक काव्य शिल्प पर छायावादी प्रभाव है, लेकिन धीरे धीरे उनकी कविता ने भाववेग के स्थान पर संयम, बौद्धिकता, शब्द का सही प्रयोग, शब्द की आत्मा से साक्षात्कार आदि को अपनाकर गैर रोमांटिक काव्य की संवेदनाओं को उजागर किया है। इलियट के भांति अज्ञे यह स्वीकार करते हैं कि हमारा ध्यान कवि पर नहीं कविता पर रहना चाहिए। वे मानते हैं कि कविता में वस्तु और रूप अभिन्न होते हैं, इसलिए रचनाकार का संघर्ष वस्तु और रूप दोनों से निरंतर चलता है। व्यक्तित्व का उत्सर्ग उसका विनाश नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा वह उस परंपरा को परिवर्तित कर रहा है जिस पर वह निछावर है। हमें निरंतर मन की उस धातु को ठीक से परखना होगा जिससे सृजन उद्भूत है। ध्यान रहे, रचने वाले प्राणी और भोगने वाले में अंतर होता है। यह अंतर जितना अधिक होता है, रचना का उतना ही बड़ा हो जाता है। कला के प्रति निर्वैयक्तिकता और जीवन के प्रति निस्संगता का भाव अज्ञे की काव्य कला को छायावादी कला से अलग करता है। शिल्प सिर्फ फॉर्म नहीं है, वह कथ्य को संप्रेषित करने का अनिवार्य माध्यम है। इसलिए अपने से पहले के कवियों की तुलना में उन्होंने शिल्प को अधिक महत्व दिया है। कुछ आलोचकों ने इस बात को ठीक से न समझने के कारण अज्ञे को रूपवादी मतलब फॉर्मलिस्ट तक कह दिया है। काव्य में शब्द के माध्यम से अर्थ का प्रकाश होता है और कुशल शब्द विधान का संबंध शिल्प से है। अज्ञे नवीन काव्य संवेदना के राग दीप्ति सत्य को व्यक्त करने के लिए एक कुशल कलाकार की भांति शिल्प उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उन्हें ज्ञान है कि मौन भी अभिव्यंजना है, पर वे कोरे शिल्प की बात नहीं करते। उनमें पुराने शिल्प का नया संस्कार, परिष्कार और नए शिल्प उपकरणों की खोज का क्रम जारी है। शिल्प का प्रथम प्रभावशाली उपकरण है काव्य भाषा। काव्य भाषा की सृजनात्मकता। अज्ञे ने खड़ी बोली काव्य भाषा की सृजनात्मकता का हर संभव तरीके से विस्तार किया है। उन्होंने शब्द को नए भाव से जोड़कर कहा है। क्या कहा है, देखिए 4-5 पॉइंट। अज्ञे कहते हैं, आज के कवि की सबसे बड़ी समस्या है, कवि अनुभव करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है। शब्दों के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ हम उसमें भरना चाहते हैं, पर उस बड़े अर्थ को पाठक के मन में उतार देने के साधन अपर्याप्त हैं। वह या तो अर्थ कम पाता है या कुछ भिन्न पाता है। तब तक वक्तव्य ठीक। दूसरा जो कथन है, नई कविता की प्रयोगशाला का पहला आयाम भाषा के संबंध में रखता है, भाषा से संबंध रखता है। नई कविता की प्रयोगशाला का पहला आयाम भाषा से संबंध रखता है। तीसरा पॉइंट है, नई कविता के कवि को यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का संपूर्ण पर्याय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक शब्द के अपने वाच्यार्थ के अलावा अलग अलग लक्षणार्थ और लक्षणाएं और व्यंजनाएं होती हैं, अलग संस्कार और ध्वनियाँ। ठीक। चौथा पॉइंट है, आगे कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का समर्थन उपयोगिता उसे नया संस्कार देता है। इसी के द्वारा पुराना शब्द नया होता है, यही उसका कल्प है। ठीक। आगे 5वां पॉइंट कहते हैं कि जरा भाषा के मूल प्रश्न पर, शब्द और उसके अर्थ के संबंध पर ध्यान दीजिए। शब्द में अर्थ कहाँ से आता है, क्यों और कैसे बदलता है, अधिक या कम अर्थ कहाँ से पाता है। चमत्कार मरता रहता है, चमत्कारिक अर्थ अभिधेय बनता रहता है। यूँ कहें कि कविता की भाषा निरंतर गद्य की भाषा होती जाती है। इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार सृष्टि की समस्या
बनी रहती है। वह शब्दों को निरंतर नया संस्कार देना चाहता है, देता चलता है, और ये संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में बैठकर ऐसे हो जाते हैं कि उस रूप में कवि के काव्य को के नहीं रहते। वासन यदि घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। नदी के द्वीप से पंक्ति है, दूसरा तार सप्तक का वक्तव्य है। ठीक, अज्ञे ने काव्य भाषा में नए अर्थ के रागात्मक संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे उस अर्थ की शब्द में प्रपत्ति करते हैं जो नए राग संबंधों को स्थापित करें और भावों को संप्रेषित करते हुए उसका पाठक से साधारणीकरण भी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अज्ञे की काव्य भाषा पर उनका ही बनाया हुआ काव्य भाषा प्रतिमान खरा उतरता है। काव्य के जो भी गुण बताए जाते हैं या बताए जा सकते हैं अंतोगत भाषा के ही गुण हैं। काव्य सबसे पहले शब्द है और अंत में यही बात बच जाती है, काव्य शब्द है। सारे कवि धर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। शब्द का ज्ञान और शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृति बनाती है। ध्वनि, लय, छंद आदि के सभी प्रश्न इसी से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। इतना ही नहीं, सारे सामाजिक संदर्भ भी यहीं से निकलते हैं। सीढ़ियों पर धूप में भूमिका में से उद्धृत प्रयुक्त कथन था। ठीक, अज्ञे संवेदना और भाषा के तनाव को झेल कर काव्य रचते हैं और अनुभव को शब्द में भरते हैं ताकि पाठक तक उसका ठीक ठीक अर्थ संप्रेषित हो सके। वे शब्द और सत्य कविता में यही बात अपने पाठकों से कहते हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय की कुछ पंक्तियां देखिए। दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, मैं कब कैसे उनके अनदेखे इनमें सेंग लगा दूं या भर विस्फोटक से उसे उड़ा दूं, कब कैसे किस आलोक स्फुट में इन्हें मिला दूं, दोनों जो हैं बंधु सखा चीर सहचर मेरे। ठीक, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का अज्ञे की काव्य भाषा के लिए यह निष्कर्ष सही है कि काव्य भाषा के लिए उनकी जागरूकता वैचारिक और रचनात्मक दोनों स्तरों पर दिखाई देते हैं। दरअसल वह काव्य भाषा छायावदत्तर काव्य भाषा के विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। निराला जी को छोड़कर सभी छायावादी कवियों की काव्य भाषा की ताज की कुमलाती चली गई। निराला ने सही शब्द प्रयोग के लिए तत्सम शब्दावली का राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविता में रचनात्मक उपयोग किया। प्रगतिवादी साम्य भाषा की बात करते रहे पर सहज सृजनात्मक भाषा को जन्म न दे सके। यह ठीक बात है कि अज्ञे की आरंभिक काव्य भाषा सादी, रंगहीन और कमजोर है, किंतु हरी घास पर क्षण भर की कविताओं के बाद वह प्रौढ़, समर्थ और सृजनात्मक संभावनाओं से भर जाती है। तार सप्तक के बाद काव्य भाषा के क्षेत्र में अज्ञे क्रांतिकारी उपस्थित करते हैं। उनकी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग बढ़ जाता है और भाषा प्रयोग विधि में ठेठ ग्रामीण जीवन की शब्दावली, शोषक भैया, बावरा अहेरी, हमने पौधा से कहा, मैं वहाँ हूँ जैसी कविताओं में तद्भव शब्दावली की भरमार हो उठती है। यहाँ गद्य पद्य की भाषा का अंतर कम हो गया है। ठाठ, फकीरी, मंगनी, हुनरमंद, मनियारी जैसे लोक जीवन के शब्द बढ़ जाते हैं। कविता में तद्भव देशज शब्दों ने अर्थ की सहज अभिव्यक्ति का रूप रंग निखार दिया है। अज्ञे के कथा साहित्य और निबंधों में अंग्रेजी संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, पर काव्य भाषा में सहज ठेठ देसी मिठास का स्वाद है। अज्ञे की असाधारण भाषा क्षमता का ही प्रमाण है कि वे बिंब भरी प्रतीकमय
लक्षण व्यंजना प्रधान भाषा का आलोक पैदा करते हैं। पूरी शक्ति से आगे छायावादी प्रगतिवादी भाषा से अलग किस्म की भाषा की खोज करते हैं, जैसे फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, नदी की डूब से। कविता की इन काव्य पंक्तियों में गद्य की विचारिकता ध्वनि होती है। असाध्य बीड़ा नामक लंबी कविता में जीवन के संपूर्ण शब्दावली बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद सुनाई देती है। इतना ही नहीं, यह भाषा अर्थ अनुभूति की लय लहजे का अनुसरण करती है। भाषा में राग और आवेग का संयम है और वाक्यों में अनेक अर्थ इच्छाओं का बोध है, जैसे दुख सबको मांझता है में गति और लहजे की उमंग से कवि अनुभूति को संप्रेषित करता है। भिगो दो आह और एक मेघ, क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ कितने हियों में कितनी आशीषें उमड़ आई हैं। मुक्तिबोध की तुलना में अज्ञे की भाषा संस्कारी, चिकनी, संगीतमय, नाद मधुर तथा परिष्कृत है। मुक्तिबोध उबड़ खाबड़ भाषा से कविता निचोड़ते हैं और अज्ञे भाषा को रगड़ रगड़ कर माज कर चमका कर कविता निचोड़ते हैं। कहना ना होगा कि भाषा प्रयोग का यह अर्थ दोनों के कवि व्यक्तित्व का अंतर भी है, एक समानता भी दोनों में है। दोनों ही छायावादी काव्य भाषा के अभिजात्य को तोड़कर लोक जीवन की भाषा को काव्यात्मकता में ढाल देते हैं। तत्सम शब्दावली अज्ञे में प्रसाद से कम नहीं है, पर उनका संदर्भ नया है। अज्ञे को शब्द का गहरा ज्ञान है, वे शब्द शिल्पी वाक सिद्ध कवि हैं। नई कविता की काव्य भाषा को उनकी काव्य भाषा सहज ही समृद्ध और समर्थ बनाकर नई अर्थ दीप्ति का मार्ग खोल देती है। बिंब विधान अज्ञे की काव्य भाषा की शक्ति उनके बिंब विधान में देखी जा सकती है। आरंभ से ही वे बिंब प्रयोग के प्रति सतर्क सावधान रहे हैं। यवन प्रतीकों की बिंबमाला तेल्म की कविताओं में बहुत है। सो रहा है झोंप अधियारा नदी की जांग पर, सो रहा है झोंप अधियारा नदी की जांग पर। किसी भी भाव या विचार को मूर्त करने के लिए कवि के नाना रूपों के बिंबों से यह काव्य भाषा समृद्ध हुई है। ऋतुराज वसंत का एक ताजा बिंब देखिए। ऋतुराज में वे कहते हैं, ऋतुराज नामक कविता से कुछ पंक्ति है, 3 पंक्ति। गंध वह उड़ रहा पराग धूल झूल, कांटों के किरीट धारे बने देवदूत, पीत वसन दमक उठे तिरस्कृत बबूल। बसंत की महिमा से तिरस्कृत बबूल देवदूत बन गया। तब अन्यों का तो कहना ही क्या। कविताओं में प्रकृति बिंब कहीं अलंकृत है, कहीं मानवीय, कहीं प्रकृति का ही रूप रंग रस गंध स्पर्श आदि के इंद्रियता भरे चित्र यज्ञ में जड़े पड़े हैं। देखिए देहगंध का कविता, देहगंध गंधा से तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में जो गंध देती है। संवेदनात्मक दृश्य बिंब इस पूरी कविता के सौंदर्य लोक है। देखिए, पति सेवारत शाम, उचकता देख पराया चांद, लल्ला कर ओट हो गई, लला कर मतलब लला कर ओट हो गई। नारी का यह लज्जा भरा चित्र बेहद रूप भरा है। सागर, मछली, नदी, पेड़, पहाड़, पर्वत, बसंत, घास, पार्वती, सांवरी, गोरी के बिंब बार बार आदिम रूपों में आते हैं और चेतन मन के आदिम बिंब प्रकृति चित्रों में दमकते हैं। यथा बादलों का हाशिया है आसमान। पौराणिक मिथिकल बिंब कम आए हैं, पर जहाँ आए हैं वहाँ अर्धदीप्ति के साथ ही बनकर आए हैं। लो यह हरी भरी धरती, यह सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी। कामधेनु का बिंब यहाँ पुराण स्मृतियों की कौंध है।
ठीक। प्रायः भाव को मूर्त और पारदर्शी बनाने के लिए अज्ञे बिंब माला रचते हैं। नाद और लय के बिंब तक उनकी काव्यात्मकता में सहज रूप से प्रवेश पाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा से एक उदाहरण लीजिए। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पट-पट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौं के खाग साव की चिहुक, सीलों को दुलारते पन झरनों के द्रुत लहरियों लही ले जल का कलकल निनाद। मैं छन कर आती पार्वती, गांव के उत्सुक ढोलक की थाप, झिल्ली दादू कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संतृप्त की छाए छाए। ठीक। गतिनाथ तड़प चिंता नागर ग्रामीण संवेदना के बिंब अज्ञे को एक नया आयाम देते हैं। रंग रूप ध्वनि गंध और भाव रस के संश्लिष्ट बिंब प्रयोग अज्ञे ने सफलता से किया है। प्रतीक विधान ने अज्ञे की काव्य भाषा को संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अज्ञे ने पश्चिमी प्रतीकवादी आंदोलन को लेकर शोर नहीं किया, किंतु भारतीय प्रतीक परंपरा की आदिम शक्ति का उन्हें एहसास है। रचनाकार अज्ञे मानते हैं कि कोई भी स्वस्थ साहित्य नए प्रतीकों की सृष्टि करता है, और जब वैसा करना बंद कर देता है तब जड़ हो जाता है, या जब जड़ हो जाता है तब वैसा करना बंद करके पुराने प्रतीकों पर ही निर्भर रहने लगता है। आत्मपरक पृष्ठ संख्या 37 पर उद्धृत है उपयुक्त कथन। वहां से लोक काव्य और लोक गाथाओं ने हजारों प्रतीकों की सृष्टि की है और मानवीय रचनात्मकता को नया अर्थ दिया है। अज्ञे जी यह भी मानते हैं कि जो सीधे सीधे अभिधा में नहीं बदता, उसे आत्मघात करने या प्रेषित करने के लिए प्रतीक काम देते हैं। सत्य के यथा सागर में वह कवि प्रतीक रूपी कंकड़ से उसकी था का अनुमान करता है। आत्मेन पद पृष्ठ संख्या 45। अज्ञे ने प्रतीकों की अनेकार्था का सृजनात्मकता में मुक्त मन से उपयोग किया है। प्रतीकों के प्रति उनमें एक ऐसा जन्मजात अनुराग है कि अपने सभी काव्य संकलनों के नाम भी प्रतीकों पर रखे हैं। हरी घास पर छड़भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, महावृक्ष के नीचे आदि। अज्ञे ने प्रकृति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति, धर्म, दर्शन, पुराण, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतीकों का काव्य में भरपूर प्रयोग किया है। प्रतीकों की सृष्टि करने में अज्ञे वैदिक ऋषियों की तरह पटु हैं। उनका काव्य जगत प्रकृति के नए पुराने प्रतीकों से भरा पड़ा है। अज्ञे के प्रिय प्रतीक है सागर, मछली, हारील, पौधा, वन, वृक्ष आदि। सागर के प्रति उनका आकर्षण कालिदास या जयशंकर प्रसाद की याद दिलाता है। वे कहते हैं, मैं देखता हूँ एक बूंद सहसा उछली सागर के झांक से, खुल गई नाव संझा सूरज डूबा सागर तीरे। जब जब सागर में मछली तड़पी, तब तब हमने उसकी गहराई को जाना। मटियाया सागर लहराया। ठीक। तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गया। फेन झलदार मखमली चादर पर मचलती किरण अप्सराएं भार हीन पैरों से थिरकी। अज्ञे के काव्य में सागर मुक्तता, विराटता, विशालता, मर्यादा, गहराई, आत्म विस्तार का प्रतीक है, और सागर में उछली मछली अस्तित्व, आकांक्षा और जिजीविषा का प्रतीक है। क्योंकि अर्थ हमारा जितना है सागर से नहीं, मछली हमारी मछली में है। सभी दिशा में सागर जिसको घेर रहा है। मछली अज्ञे का प्रिय प्रतीक है। जल से बाहर निकलते ही वह तड़पती है। यह मछली जीना और जीवन दोनों का प्रतीक है। अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता है, सोन मछली
सोन मछली। यह कविता आलोचक को वाद विवाद के लिए पसंद रही है और अज्ञे को जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए। वे कहते हैं, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। मुक्ति और जीने के लालसा की प्रतीक छवियां अज्ञे में हर जगह चमकती दमकती मिलती हैं। अज्ञे में खोज का अर्थ है मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता की खोज। मछली को सागर घेरता है और हारिल की वाचालता को मौन घेरता है। पर हर सामाजिक वर्जना के विरोध में अज्ञे की कविता विद्रोह करती है। स्वयं अज्ञे विद्रोही रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रकृति उन्हें बंधनों से खोलती है और मौन भी कहता है। कहा सागर ने चुप रहो, मैं अपनी अबाधता जैसे सहता हूँ, अपनी मर्यादा तुम सहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, कहा नदी ने भी। नदी अज्ञे काव्य का प्रिय प्रतीक रही है, जिसका प्रतीकार्थ है परंपरा, प्रवाह, निरंतरता, सदा निराश, जीवनदायिनी, इतिहास, स्मृति आदि। नदी प्रतीक के अनगिनत अर्थ उनकी कविता में मौजूद है। वे प्रार्थना करते हैं नदी के द्वीप में। देखिए, नदी तुम बहती चलो भूखंड से, जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, माजती संस्कार देती चलो, नदी तुम बहती चलो। नदी, सागर, चांद, साँझ, वृक्ष, पौधा, बसंत, हेमंत, पर्वत, गांव, फूल, चिड़िया जैसे सैकड़ों प्रतीक इस काव्य सृजन का सौंदर्य है। पर इन प्रतीकों के प्रति उनका अनुराग रहस्यवादी अनुराग नहीं है। इनमें प्रकृति के मुक्त साहचर्य, सहयोग का भाव है, जो यांत्रिकता, शहरी जीवन की भीड़ संस्कृति के विरोध से जन्मा है। वे नगर सभ्यता पर व्यंग करने के लिए सांप जैसे प्रतीक का प्रयोग करते हैं। यवन प्रतीकों को भी वे अज्ञे ने भाव परिष्कार की दिशा दी है। कारण आधुनिकता युग का साधारण व्यक्ति यवन वर्जनाओं का पुंज है। तार सप्तक इस कुंठित व्यक्ति को मुक्त करना है। इसे हरी घास, धूप, चांदनी का अर्थ समझना है। वे पौधों से गरमाई, मिठास, हरियाली, उल्लास, गंध, मुक्त खुलापन सभी कुछ मांगते हैं। इस काव्य में यावरी मुद्रा की अधिकता ही नहीं, यावरी भाव प्रतीक बहुत है। यही यावर भाव कहता है, अच्छी कुंठा रहित इकाई, सांचे ढले समाज से, अच्छा है अपना साज फकीरी, मंगनी के सुख साज से, अरि ओ करुणा प्रभामय से। ठीक, मेघ, ज्वर, दाग, रावण, अहिल्या, राम, गरुण, नित्य, मयूर, पशु, चातक, केकी, क्रौंच, कीर, हारिल, गुलाब, प्लास, मधुमालती, कचनार, टेसु आदि सभी प्रतीक बनकर आए हैं। नई कविता में प्रतीकों का इतना बड़ा सृष्टा कोई दूसरा कवि नहीं है। नई कविता में प्रतीकों का इतना बड़ा सृष्टा कोई दूसरा कवि नहीं है। उपमान योजना। उपमान में अप्रस्तुत से ज्यादा व्यापक अर्थ है। अलंकार योजना के अंतर्गत उपमानों में उपमान का विशिष्ट महत्व है। नया भाव उपमान खोजता है और नया उपमान नए सौंदर्य बोध को जन्म देता है। उपमानों से ही सर्जना नई होती है, यह जानते और मानते हुए अज्ञे ने नए उपमानों के लिए जोरदार आंदोलन ही खड़ा कर दिया। इस संबंध में उनकी प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की नए उपमानों की महत्व प्रतिष्ठा का घोषणा पत्र ही बन गई है। इस कविता ने निरंतर प्रयोगों से पुराने उपमानों के घिस जाने की चर्चा को केंद्र में रखा और कहा कि निरंतर उपयोग से परंपरागत उपमानों का अर्थ सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तब कवि को नवीन अनुभूति के लिए नए उपमानों की आवश्यकता पड़ती है। यदि कवि प्रेयसी को लालते नभ की अकेली तारिका, ललाते नभ की अकेली तारिका, या शरद के भोर की निहार
नहाई टटकी करी। नहीं कहता तो इसका कारण यह नहीं है कि उसके हृदय में प्रेम नहीं है, या प्रेम की सघनता कम हो गई है, या विकृति आ गई है। कारण देखिए, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी वासन अधिक खिसने से मुलम्मा छूट जाता है। नए उपमान या अप्रस्तुत को लाकर कवि ने अपनी प्रेयसी का रूप बिंब, हरी बिछली घास हो तुम, या शरद के सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोल की कल की अकेली बाजरे की कहा है। इसी प्रकार अज्ञे ने अपने समस्त काव्य में नए उपमानों का प्रयोग किया है। परंपरागत उपमानों को लाने में वे हिचके नहीं हैं, पर परंपरागत उपमानों को कार भी नए ढंग से नया संस्कार कर दिया है। इत्तल्म काव्य संग्रह में झंझा, शांत, संध्या, रश्मि, तारा, कुंज, उच्छ्वास आदि बहुत से पुराने छायावादी उपमान आए हैं। कहना ना होगा कि अज्ञे की उपमा योजना अर्थ व्यंजक एवं नवीन संवेदना के संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। छंद एवं लय। अज्ञे छंदों की शास्त्रबद्ध परिपाटी के खिलाफ खुला विद्रोह करते हैं। उनके अनुसार छंद का अर्थ केवल तुक या बधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद भाव योजना को संगठित करने और नियंत्रित करने का काम करता है। छापा खाने के आविष्कार के युग से पहले कविवाचिक परंपरा की चीज थी, वह गाकर सुनने से याद हो जाती थी, इसलिए वह श्रव्य काव्य कराती थी। पर मुद्रण युग ने नई स्थिति उत्पन्न कर दी। अब कविता विरामों, संकेतों, चिन्हों से छपने और पढ़ी जाने लगी। इसी क्रिया में कान का काम आंख से ज्यादा लिया जाने लगा। फलतः आज की कविता पाठ्य कविता होकर अपनी इंद्रिय बदल रही है। कविता के इस इंद्रियगत बदलाव का फलतः मतलब कविता की छंद योजना, वाक्य गठन, रूप संरचना, यति गति, विस्तार, व्याकरणीय ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुद्रित कविता में मनोगत भावों की मनोभूमिका को स्पष्ट करने के लिए विराम संकेतों, मौन लकीरों, चिन्हों का प्रयोग बढ़ गया है। अज्ञे अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोलन, कोमा, विषम्य बोधक चिन्ह, उद्धरण पंक्तियों के बीच गैप तथा अनेक प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ताकि उनका मूल भाव मूर्त हो सके, पाठक तक पहुंच सके। एक सीमा तक अज्ञे ने परंपरागत छंद शास्त्र से काव्य को मुक्ति दी है, या नए छंदों के अर्थ लय, नाद लय, गद्य लय, भाव के आंतरिक लय वाले छंद प्रयोग किए हैं। अनेक छंद भाषा की ध्वनियों का संगठन करते हैं, साधारण बोलचाल की गद्य लय को अपनाते हैं, अभिप्रेत को उनमें भर देते हैं, लय को अज्ञे आदर देते हैं और भाव लय की पकड़ को कविता की सिद्धि मानते हैं। अज्ञे ने मुक्त छंद की लय को सच्चा अर्थ, असाध्य वीणा जैसी लंबी कविता में दिया। लोक धुनों, लोक लयों के आधार पर अज्ञे ने नए गीत लिखे हैं। उनका एक गीत देखिए, ओ पिया पानी बरसा, ओ पिया पानी बरसा, घास हरी हुलसानी, मानिक के झुमूर से झुमी मधुमालती, झर गए जीते पीते अमलतास, चातक की वेदना बिरानी। लोकगीतों की जिस अदा को केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र आदि ने उठाया है, उसकी एक अदा का नाम अज्ञे भी है। बातचीत का लय को हूबहू कविता में उतारने के लिए अज्ञे भाषा की तद्भावना देशजता में पूरी तरह डूबकर अकेली न जयो यो राधे जमुना के तीरे जैसी कविता में नर नारी संवाद का कौशल
दिखा सकते हैं। ठीक, गद्य की लय को ठीक से लहजे में बांध कर रच सकते हैं। उस पर चलो ना, उस पार चलो ना, कितना अच्छा है नरसल का झुरमुट। आंतरिक भाव संगीत की लय को कविता में उतारने में अज्ञे को भारतेंदु, श्रीधर पाठक, निराला, पंत जी, केदारनाथ अग्रवाल जैसी सफलता मिली है। वाक्य व्यवस्था जहाँ टूटी फूटी है, वहाँ आधुनिक जीवन की टूट फूट का भाव ही व्यक्त हुआ है। यदि इन छंदों में संगति की कमी है तो आज के सामाजिक राजनीतिक जीवन में ही तुक व्यवस्था और संगति कहाँ है। अव्यवस्था अज्ञे की अधिकांश कविताओं गीतों में मिलती है। उसका कारण हमारी सामाजिक अव्यवस्था में ही खोजा जाना चाहिए। काव्यवाचन और संदर्भ सहित कुछ व्याख्या, मतलब अब हम लोग यहाँ से काव्यवाचन और संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो प्यारे साथियों, देख रहे हैं कि हमारा बैटरी भी खत्म हो गया है। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहित सविनय निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। आत्मिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।